दोपहर के 3 बजे एक प्लेन जो कि कजाकिस्तान से इंडिया में दिल्ली की तरफ आ रहा था, उसी सेम समय पर एक प्लेन जो कि दिल्ली की तरफ से सऊदी अरेबिया की तरफ जा रहा था। इन दोनों ही प्लेन का रास्ता एकदम सेम था। तभी एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से एक सिग्नल आता है सऊदी अरेबिया जाने वाले प्लेन की तरफ, और उनको वो ये बोलते हैं कि आपको 14,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ना है, क्योंकि 15,000 फीट की ऊंचाई पे एक दूसरा प्लेन जाने वाला है जो कि कजाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहा है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद दिल्ली के पास में ही एक गांव में जोर से आवाज आती है, मानो बिजली कड़की हो। एक ऐसी आवाज आई और उसके थोड़ी देर बाद लोहे की बारिश होने लगती है। यानी वो दोनों प्लेन आपस में टकरा गए थे और एक क्रैश हो गया था और सारे के सारे पैसेंजर दोनों प्लेन्स के मर चुके थे। जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, उस समय पर यह बोला गया कि ये इंडिया का सबसे वर्स्ट एयर क्रैश एक्सपीरियंस है। यानी इससे बेकार तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में। पर कई सालों बाद 12 जून 2025 के अंदर 1:30 बजे के समय पर एक फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी, AI-171, वो फ्लाइट अहमदाबाद से टेक ऑफ तो करती है, पर थोड़ी दूर जाकर वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। और पता है, जब वो फ्लाइट नीचे की तरफ जा रही थी ना, तो उनके पायलट की तरफ से एक संदेश आता है जो कि था मेडे। मेडे का ये मतलब होता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और ये बोलते से ही वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। और उस फ्लाइट के अंदर 230 पैसेंजर में से केवल एक पैसेंजर उसमें से बच पाता है, बाकी सबकी मौत हो जाती है। तो आखिर इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये फ्लाइट क्रैश हो गई? चलिए आज जानते हैं क्या है सच, क्या है इसके रीजंस, वो भी साइंस की मदद से, और क्या सच में एरोप्लेन्स में ट्रेवल करना आज के समय पर सेफ है भी या फिर नहीं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। 1996 के अंदर ये जो एयर क्रैश हुआ ना, जब इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो ये पता चलता है कि दो मेन रीजंस थे जिनकी वजह से ये एयर कोलिजन हुआ था। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। 1996 से पहले ना जो टेक्नोलॉजीज थी एयरक्राफ्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा वीक थी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पाता था कि एक प्लेन दूसरी प्लेन से आखिर कितनी दूर है। और इसका रीजन नंबर 2 जो कि सबसे बड़ा रीजन, कि वो फ्लाइट जो कि कजाकिस्तान से आ रही थी ना, उस फ्लाइट के पायलट्स को इंग्लिश बोलना ही नहीं आता था, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए एटीसी के साथ, जिसकी वजह से ये कोलिजन हो जाता है। पता है, जब ये कोलिजन हुआ था ना, इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसे कोई भी कोलिजन्स वापस से ना हो। जैसे कि एक्शन नंबर 1, सेकेंडरी रेडार सिस्टम। देखो, पुराने जमाने में 1996 से पहले कुछ प्राइमरी रेडार सिस्टम चलाए जाते थे, जिसकी वजह से एग्जैक्ट लोकेशन प्लेन्स की नहीं पता चल पाती थी। पर इस इंसिडेंट के बाद हर एक प्लेन के अंदर सेकेंडरी रेडार सिस्टम को डालने के रूल्स बनाए गए, जिसकी मदद से ये जो कोलिजन थे ना, ये ऑलमोस्ट कम होते गए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो कि गवर्नमेंट ने लिया कि उन्होंने डिफरेंट कॉरिडोर्स बना दिए, यानी एक फ्लाइट जो कि जा रही है और दूसरी फ्लाइट जो कि आ रही है, इन दोनों के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। और स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा स्टेप था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसका नाम था TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था ना जो कि किसी भी प्लेन को ये बता देगा कि उस प्लेन के अराउंड 1000 मीटर के अंदर अंदर कोई और प्लेन है भी या नहीं। अगर कोई भी प्लेन 1000 मीटर के अंदर आएगा तो अलार्म्स बजने लगते थे, जिसकी वजह से ये जो एयर क्रैशेस थे ये एकदम खत्म हो गए। हर कोई बिलीव कर बैठा था कि अब कोई बड़ा एयर क्रैश तो इंडिया के अंदर हो ही नहीं सकता। पर 2025 के अंदर एक प्लेन जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ तो करता है, थोड़ी हाइट को भी अचीव करता है, अराउंड वो 625 फीट तक पहुंचता तो है, पर वहां से वो नीचे गिरने लगता है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो जितने भी लोग थे उन सबकी डेथ हो जाती है, बचता है सिर्फ और सिर्फ एक। देखो, इसके पीछे ना 3 मेन रीजंस थे। उन तीनों मेन रीजंस को बताऊंगा, बट उससे पहले आपको कुछ सिमिलर केसेस समझाता हूं, यानी कुछ ऐसे सिमिलर प्लेन क्रैशेस
जो कि ऐसे ही हुए थे जैसे कि आपके अहमदाबाद वाली फ्लाइट के साथ हुआ है। जैसे कि केस नंबर 1 1987 के अंदर अमेरिका से एक फ्लाइट जा रही थी। वो फ्लाइट भी एक बड़े रनवे अराउंड 2.5 किलोमीटर का उस रनवे पे जाती है और टेक ऑफ भी करती है, सब कुछ सही जा रहा था, पर 15 से 20 सेकंड बाद वो फ्लाइट नीचे गिरने लगती है और वो फ्लाइट भी क्रैश हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था केस नंबर 2 के अंदर 20 अगस्त 2008 के अंदर एक फ्लाइट जो कि स्पेन से टेक ऑफ करती है बहुत बड़े रनवे के थ्रू। रनवे की लेंथ थी 4.3 किलोमीटर, पर 15 से 20 सेकंड बाद वो फ्लाइट नीचे आने लगती है और वो भी क्रैश हो जाती है। उस फ्लाइट के अंदर अराउंड 154 लोगों की डेथ हो जाती है। अब ये जो दोनों केसेस थे ना, ये अहमदाबाद केस की तरह ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, इन तीनों ही केसेस के अंदर एक सिमिलैरिटी है, एक सच है जो कि शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता। उस सच को बताने के लिए आपको थोड़ी सी साइंस मुझे समझानी पड़ेगी कि आखिर प्लेन उड़ता कैसे। तो देखो, एक प्लेन जो होता है ना, उसको उड़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसपे उसका टेक ऑफ डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1 स्पीड। आपने देखा होगा ना कि वो जो रनवे होते हैं जिसपे प्लेन चल के जाता है वो बहुत लंबे बनाए जाते हैं। पता है वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जितना लंबा रनवे होगा उतनी ज्यादा स्पीड प्लेन की आएगी और उतने ही अच्छे तरीके से वो टेक ऑफ कर पाएगा। अब आप पूछोगे क्यों? तो देखो, साइंस ये बोलती है जब भी एक प्लेन को ऊपर उड़ना है ना, तो उसको एक एयर की फोर्स के अपोजिट की तरफ जाना है और उस एयर फोर्स को हम बोलते हैं एयर ड्रैग। यानी उस एयर ड्रैग को बैलेंस आउट करते हुए उसे ऊपर जाना है और उसे एक एलिवेशन चाहिए जिसके लिए उसे एकदम हाई स्पीड चाहिए होगी। इसी वजह से प्लेन्स जो होते हैं उनके रनवे लंबे बनाए जाते हैं। रीजन नंबर 2, इंजन। सबको पता है कि जितना अच्छा इंजन होगा ना फ्लाइट का, उतनी अच्छी तरीके से वो टेक ऑफ भी करेगा और हवा में बहुत अच्छी तरीके से उड़ भी पाएगा। अब आता है फैक्टर नंबर 3, प्लेन विंग्स। आपने एरोप्लेन की विंग्स तो जरूर देखी होगी, पर इन विंग्स में ना 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उन पार्ट का नाम है स्लैट और फ्लैप। अब ये जो स्लैट और फ्लैप होते हैं ना, टेक ऑफ के टाइम पे ये ओपन हो जाते हैं, यानी थोड़े से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। एक एंगल ये बनाते हैं अराउंड 10 से 15 डिग्री का। अब प्लेन को उड़ने के लिए एक एलिवेशन चाहिए और वो जो एलिवेशन है ना, वो स्लैट और फ्लैप की मदद से ही आता है। यानी अगर स्लैट और फ्लैप नहीं खुले ना, तो उतने अच्छे तरीके से आपका प्लेन हाइट पे नहीं जा पाएगा। अब वो जो तीनों केसेस है ना, उन तीनों केसेस के अंदर एक सिमिलर चीज देखी गई कि वो जो प्लेन थे ना, उनके विंग्स एकदम स्ट्रेट थे, यानी स्लैट और फ्लैप को खोला ही नहीं गया। केस 1 और केस 2 के अंदर तो ये चीज प्रूव हो चुकी है, पर अहमदाबाद वाले केस में अभी तक ये चीज प्रूव नहीं हुई है। पर बहुत सारे रिसर्चर्स ने वीडियोस को देखकर ये बताया है कि शायद उस प्लेन के स्लैट और फ्लैप को खोला ही नहीं गया था, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो खुल ही नहीं पाए थे, जिसकी वजह से प्लेन उड़ा तो, बट ज्यादा दूर वो प्लेन जा ही नहीं पाया और नीचे वो गिरने लगा। क्या ये इकलौता रीजन था जिसकी वजह से प्लेन नीचे गिरा? तो आंसर है नहीं, ये तो सिर्फ रीजन नंबर 1 था। अब सुनो रीजन नंबर 2, हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। देखो, एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे अभी प्ले होगी, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसमें जो साउंड आ रहा है ना, उसको ध्यान से एक बार आप सुनना। आपने वीडियो देखी? अब इस वीडियो देखो, एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे अभी प्ले होगी, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसमें जो साउंड आ रहा है ना, उसको ध्यान से एक बार आप सुनना। आपने वीडियो देखी? अब इस वीडियो को और अगर आप गौर से देखोगे ना, तो नीचे आपको कोई सिस्टम दिख रहा होगा जो कि प्लेन से नीचे गिर रहा है। अब ये जो सिस्टम होता है ना, ये हमेशा तब एक्टिवेट होता है जब प्लेन के अंदर कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर आ गए होते हैं। बेसिकली ना, ये होने के 2 ही चांसेस हैं, या तो प्लेन के दोनों इंजन एकदम खराब हो जाएं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। यानी प्लेन के अंदर कुछ तो सिस्टम्स के अंदर फेलियर हुए थे, जिसकी वजह से प्लेन इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था और उसके साथ साथ कुछ चीजें प्लेन से नीचे की तरफ भी आती हुई आपको दिख रही होगी। ये था रीजन नंबर 2। अब सुनो रीजन नंबर 3, टेम्परेचर। उस दिन जिस दिन अहमदाबाद की फ्लाइट जा रही थी, उस दिन टेम्परेचर था अराउंड 40 डिग्री। अब आप पूछोगे टेम्परेचर से फ्लाइट क्रैश का क्या लेना देना? तो लेना देना है, क्योंकि एक फ्लाइट को अच्छी तरीके से उड़ने के लिए ना थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसको समझते हैं साइंस की मदद से। देखो, जब टेम्परेचर हाई होता है ना, तो जो एयर की डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब एक फ्लाइट को उड़ने के लिए ना, जब कम डेंसिटी मिलती है तो उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अब आप खुद सोचो, एक तो ऑलरेडी फ्लाइट के स्लैट और फ्लैप ऑलरेडी खुले हुए नहीं है, जिस वजह से ऑलरेडी आपका जो प्लेन है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। उसके बाद कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर भी आ जाते हैं और उस दिन टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। ये तीनों मेन रीजंस बन के आते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्लेन है वो नीचे आने लगता है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है? क्या गलती एयरलाइंस की है? क्या गलती पायलट की है? या
फिर गलती उस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी की है जिसका नाम है बोइंग? आपको क्या लगता है गलती किसकी है? वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब देखो, ब्लैक बॉक्स की जब इंफॉर्मेशन आएगी कुछ महीनों में सबको पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। पर अगर आपने नोट करा हो ना कि जितने भी एयरलाइन क्रैशेस हुए ना, इनके अंदर हमेशा गलती पायलट की बताई गई है। पर क्या सच में गलती पायलट की होती है? तो आंसर है नहीं। हर बार गलती पायलट की नहीं होती, पर एयरलाइंस हमेशा यह बताती हैं कि गलती पायलट की थी। अब इससे उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है वो आप ध्यान से समझो। ये जितनी भी फ्लाइट्स होती है ना, एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इन सबके इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखे होते हैं। अगर एयरलाइंस ये प्रूव कर देती हैं कि कोई टेक्निकल इशू नहीं था या फिर कोई और डिफरेंट इशू नहीं था, गलती तो सिर्फ और सिर्फ इंसान की थी यानी पायलट की थी, तो उस केस के अंदर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इनको सारे पैसे उन एयरलाइंस को देने पड़ते हैं। और ये जो एयरलाइन जिनका प्लेन क्रैश हुआ है ना, इनको अराउंड 2400 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं इस फ्लाइट के। तो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ज्यादा बेकार चीज भी। अब यहां पर सवाल ये उठता है, क्या सच में एयरलाइंस में आज के समय पर ट्रैवल करना सेफ है भी या नहीं? वैसे मैंने आपको जो 3 रीजंस बताए ना, वो तो साइंटिफिक रीजन थे, पर यहां पर एक और थ्योरी है जिसके बारे में बहुत लोग आज के समय पर बात कर रहे हैं। शायद ये भी रीजन हो सकता है इस प्लेन के क्रैश होने का, और वो रीजन ये है कि शायद ये जो प्लेन क्रैश है ये ऑलरेडी प्लान्ड हो, यानी यहां पर कोई भी टेक्निकल इशू नहीं हुआ था, ऑलरेडी ये सारी चीजें प्लान की गई थी और इस प्लेन को जानबूझकर क्रैश कराया गया है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो बहुत सारी थ्योरीज ये बोल रही है ना कि अभी से कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, जिसके बारे में आप सबको भी आइडिया ऑलरेडी हो गई। अब क्या पता कि ये जो प्लेन क्रैश है इसको जानबूझ के कराया हो, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा, इंडियन टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा। क्योंकि सोचने वाली बात यह है ना कि ये फ्लाइट कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं थी, ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी। इसके अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन नहीं थे, इसमें बहुत सारे यूके के सिटीजन भी थे। यानी आज के समय पर यह इशू इंटरनेशनल इशू बन चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें अब इंडिया के ऊपर आ चुकी हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या यह इशू एक नॉर्मल टेक्निकल इशू है या फिर एक टेररिस्ट अटैक? आप बताओगे मुझे कमेंट के अंदर। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। क्या एलियन